नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज ही का दिन हमारा भारत बना था। इससे पहले हमारा भारत एक मॉडर्न नेशन तो भले ही नहीं था, बट एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ज़रूर था। मॉडर्न कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें कॉलोनियलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसी ने डेफिनेशन दी कि मॉडर्न कंट्रीज़ होती क्या है, जोग्राफिकल बॉर्डर सेट किए। पर फाइनली हमने देखा कि इंडिपेंडेंट होने के बाद भी भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? यूनिफिकेशन की। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो शायद भारत से जुड़ना नहीं चाहते थे, पर धीरे धीरे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक एक करके, इट वॉज एन एप्पल दैट वॉज फॉलिंग वन आफ्टर द अदर इन द बास्केट ऑफ दैट वॉज इंडिया। किस प्रकार से भारत स्वतंत्र हुआ और किस प्रकार से एकीकरण हुआ, सबके बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि आज ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लासेस में नई नई चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस डे शेयर करती हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिसमें भारत एज अ मॉडर्न कंट्री अपने देश का नाम पूरी दुनिया में उजागर कर चुका था। मैं बार बार मॉडर्न कंट्री क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भारत एक कंट्री तभी बना जब उसके बॉर्डर्स डिमार्केट हुए, मॉडर्न कंट्री बना। उससे पहले वो एंशिएंट सिविलाइजेशन था। नेशनलिज्म की फीलिंग तभी आई जब भारत एनस्लेव्ड हुआ कॉलोनियल रूल के अंदर। साथ ही साथ ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स ने हमें बताया कि किस प्रकार से इंडिया वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू केसेस जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक यूनिफाइड वे से ऐसा मूवमेंट चला कि फाइनली हमने ब्रिटिश से अपने आप को आज़ाद किया। हमारा देश पहले देश नहीं था, कॉलोनी हुआ करता था। यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ आए, उन्होंने इसको एक देश बनाने की नहीं सोची थी, इससे बस एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बनाने की सोची थी। यहाँ से रॉ मटेरियल्स यूके जाते थे, रॉ मटेरियल्स का वहाँ फिनिशिंग होता था, वहाँ पे गुड्स बनते थे और फिर वही गुड्स बाकी देश में, बाकी दुनिया के पार्ट्स में बेचे जाते थे। तो यहाँ पे कॉलोनाइज करने आए थे, कॉलोनी थी हमारी कंट्री पहले बस एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, एक एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट था, साथ ही साथ एक एरिया ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी था। धीरे धीरे करके जब भारत को समझ में आया कि हम कॉलोनी नहीं बन सकते, हमारी एक खुद की अपनी छवि पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, हमने आवाज़ उठाई और फाइनली हमने बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, जो कि शायद 1700 से जब से हम एनस्लेव्ड हुए थे उसके बाद से ही हमने जो कोशिशें की थी, एक के बाद एक 1857 में एक बहुत भयानक रिवोल्ट हुआ। उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। किसने कहा था ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके फाइनली हम पहुंच गए 1947 और बहुत सारी जान गंवाने के बाद, बहुत सारे लोगों की जान गंवाने के बाद, बहुत सारी निराशाओं के बाद हमने देखा कि हमारा देश आज़ाद हुआ। हम आज़ाद भारत में पैदा हुए और हमें आज़ादी जिस प्रकार से मिली, उसके लिए हमें बस ये इंश्योर करना है कि हमें इस देश को इकट्ठा करके रखना होगा। इतनी सारी डाइवर्सिटी है, धर्म है, यहाँ बहुत सारे कास्ट हैं, लिंग हैं, भाषाएं हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में। तो इस कंट्री को एज अ नेशन बने रहने के लिए एक कॉमन गोल चाहिए। इस वजह से राष्ट्र को हमेशा एक रखना है। ये हमारा आपका सबका धर्म भी है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ जो इस समय स्टेबिलिटी पे है। बाकी कंट्रीज़ को आप देख लीजिए, उनकी स्टेबिलिटी आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। तो 18 जुलाई का वो दिन था, 18 जुलाई 1947, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित किया। इसी एक्ट में भारत की आज़ादी तो थी ही, पर साथ ही साथ पाकिस्तान देश का भी बनना था। दो देश बने, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान में एक वेस्ट पाकिस्तान था जो अभी का पाकिस्तान है, और एक ईस्ट पाकिस्तान था जो अब बांग्लादेश कहलाता है 1971 के बाद। इसके अलावा एक्ट पास होने के 28 दिन बाद ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक विधान है, जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का 2 भाग में विभाजन किया गया है। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश हुआ। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसके अलावा भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद से पारित किए गए, लेकिन 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए अंतिम किंतु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को 200 वर्षों से चल रहे ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली और हम आज़ाद हुए। पर इसमें सबसे ज़्यादा डरावना जो प्लान था वो बंटवारे का प्लान था।
लॉर्ड माउंट बैटन द्वारा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी 14 तारीख को कल पढ़ चुके थे। कल मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। तो यहाँ पे लॉर्ड माउंट बैटन ने लिखी बंटवारे की पटकथा। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंट बैटन ने भारत के 2 टुकड़े करने का ऐलान किया। इसमें माउंट बैटन की कोई गलती नहीं थी, बेसिकली ये हमारी खुद की गलती थी। जिस प्रकार से विभाजन हुआ है इसमें हम भी उतने ही जिम्मेदार थे जितने ब्रिटिश थे, शायद हम ज़्यादा थे, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया था हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ा कर उन्होंने हम पे राज किया, फूट डालो और राज करो नीति का ही रिजल्ट था भारत और पाकिस्तान का बनना। रियासतों को आज़ाद रहने का विकल्प भी दिया गया। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। अब यहाँ पे इनका मतलब ये नहीं था कि भारत बनेगा तो एकत्रित होकर बनेगा, ये भारत को एक बहुत मेसी स्टेट में छोड़ के गए थे। लॉर्ड माउंट बैटन असल में क्वीन से रिलेटेड थे, मतलब ये रॉयल फैमिली से रिलेटेड थे। और ये प्रिंस फिलिप जो थे क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के जो हस्बैंड थे वो प्रिंस फिलिप थे, वो माउंट बैटन द्वारा अडॉप्ट किए गए थे। तो रॉयल कनेक्शन था, इस वजह से यहाँ पे माउंट बैटन को भेजा गया कि जाते जाते कम से कम जितना लेस मेसी हो सके कर सके, क्योंकि उस समय भी यूके की बहुत थू हो रही थी बेसिकली, कि हर जगह से जहाँ से ये निकल रहे हैं हर प्रकार की परेशानियाँ देखे जा रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी यूरोपियन कॉलोनीज़ जहाँ जहाँ उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हैं वहाँ यही कार्य हुआ है। ठीक है, तो रियासतों को आज़ादी दी गई थी कि भाई अगर आप भारत के साथ जुड़ना चाहें तो भारत के साथ जुड़ सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहें तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। मतलब इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये। अगर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाते और बीच का एरिया होता जैसे हैदराबाद, या फिर वो ओपन रहता, स्वतंत्र रहता, तो एक देश अंदर जो बना रहता हमारे देश के, ये बड़ी दिक्कतें ला सकता था आगे के लिए हमारे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा लॉर्ड माउंट बैटन ने भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तांतरण के लिए भारत भेजा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुरुआत में सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों के डोमिनियन के दर्जे के रूप में जानी थी। भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाना, और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाना। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन भी किया गया। रियासतों को यह छूट होगी कि वह या तो पाकिस्तान या भारत में रहे या फिर यह आज़ाद भी रह सकते थे। सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में ही पारित किया था। अब यहाँ पे मान लीजिए, अगर मैं पर्टिकुलरली आपको ये मैप दिखाऊं, यहाँ पे ऐसा विभाजन हुआ कि ये भारत बना। कश्मीर का जो पूरा मुद्दा था वो सुलझा नहीं था। कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जो फ्री टू बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन रखा गया था। यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, ये एक हिंदू राजा थे, पर यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम बहुल थी। तो यहाँ पे एक तरह से जो राजा थे, महाराजा थे, वो क्या करना चाहते थे, भारत के साथ जुड़ना चाहते थे। जो मुसलमान थे, वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन मुसलमान थी वहाँ की, तो वो भारत नहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती थी। वहाँ पे रेफरेंडम करवाना चाहिए था, मतलब ये होना था, रेफरेंडम करवाने वाले थे, बट रेफरेंडम में बहुत सारा नरेशन ऐसा था कि वो पूरा का पूरा राज्य भारत को ही आ जाता। अब इस बात से पाकिस्तान बड़ा चिढ़ा और पाकिस्तान ने क्या किया, पश्तून ट्राइब्स की मदद से कश्मीर में रेफरेंडम होने से पहले ही वहाँ पे हमला बोल दिया, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का साइन होना पड़ा। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होने की वजह से हमें क्या मिला, हमें कश्मीर मिला। और फिर आज भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर पूरा का पूरा हमारा नहीं हो पाया। ये पर्टिकुलर जो हिस्सा है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और यहीं से सबसे ज़्यादा आतंकी हमले होते हैं। दूसरा यहाँ का एरिया था जूनागढ़ का, ये पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था और हैदराबाद यहाँ पे फ्री रहना चाहता था। तो अलग अलग एक्शंस की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो नीति रही है, एक एक करके इस नीति ने तीनों को हमारे हक में कर दिया। और अगर मान लीजिए हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं, जो सबसे पहले तो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में भी जानना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। 562 प्रिंसली स्टेट्स थे 1947 में। ये प्रिंसेस यानी कि रॉयल फैमिलीज के अंडर थे। 27% पूरी कंट्री का ये पॉपुलेशन भी दिखा रहे थे। 77 करोड़ रुपए के वैल्यू ऑफ असेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, जितने वाइट में आप देख रहे हो। और 12,000 माइल्स ऑफ रेलवेज भी थी जो प्रिंसली स्टेट से हमको मिली। तो अगर आप देखोगे प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया इतना ही एरिया था जहाँ पे ब्रिटिश का प्रॉपर डायरेक्ट रूल था। बाकी जो एरिया थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो अगर हम प्रिंसली स्टेट्स को नहीं अपने
में लेके आते, जो कि साफ साफ उनको बोला गया था कि आप अपने हिसाब से विभाजन करिए। अगर आपको पाकिस्तान, मान लो ये एरिया पूरा पाकिस्तान को चला जाता है, इतना पूरा एरिया मान लो पाकिस्तान को चला जाता, तो इंडिया बस एक मेसी कंट्री बन के रहता। इंडिया कुछ इस प्रकार से दिखता, बस जो आप वाइट में देख रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता, हमारी सिक्योरिटी पे हमेशा एक बहुत बड़ा हमें हमेशा एक सिक्योरिटी फ्रंट पे चुनौती देखनी पड़ती। तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस के लिए। चलिए अब जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार से हमने यूनिफिकेशन किया। ये नरेंद्र मंडल मीटिंग हुई थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस हैं, इनसे मिल के बातचीत हुई कि किस प्रकार से भारत को भारत बनाना है और भारत को एक प्रॉपर देश के रूप में बनाना है, जिस प्रकार से आज हमारा भारत दिखता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते तो आज ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 15 अगस्त 1947 को जो येलो वाला पार्ट है वो इंडिया एज अ देश होता, बट जो बाकी थे ये प्रिंसली स्टेट्स थे, इस तरह से छितर वितर हो सकता था। आज़ादी के दौरान भारत के भीतर रियासतों का एक एकीकरण संभवतः राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सामना किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। हमें लगता है ना कि हम यूपीएससी क्लियर कर लेंगे तो एक बहुत बड़ी चुनौती पूरी हो जाएगी, नहीं, उसके बाद जो चुनौतियाँ आती हैं वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब यूपीएससी उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो बस एग्जाम क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको इतने सारे प्रेशर्स झेलने होते हैं, चाहे वो जनता से प्रेशर हो, चाहे आसपास के एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेशर हो, चाहे पॉलिटिकल मास्टर से प्रेशर हो। तो ये कुछ उसी प्रकार का था कि एक बार आज़ादी तो मिल गई, अब एकीकरण करना था। तो आज़ादी के दौरान भारत के भीतर जो रियासतें थीं उनका एकीकरण संभवतः राजनीतिक नेतृत्व का सामना किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। औपनिवेशक भारत में लगभग 40% क्षेत्र पर उन 565 छोटे और बड़े राज्यों का कब्जा था जिन पर राजा रजवाड़े का शासन था, जिन्होंने ब्रिटिश राज प्रणाली के तहत स्वायत्तता की उपलब्धि प्राप्ति की थी। अब समझ लीजिए, कोई अगर ऑटोनॉमसली बस बोल के कि हाँ क्वीन को अपनी लेजिटिमेसी देते हैं या किंग को अपनी लेजिटिमेसी देते हैं, तो यहाँ पे वो फ्रीली एडमिनिस्टर कर रहे थे, बट रेवेन्यू वगैरह जो था वो ब्रिटिश को जा रहा था। बट अब यहाँ पे अब बात हुई कि एक देश बनना है तो ऐसी कोई लॉयल्टी हमें नहीं चाहिए थी, हमें वो एकीकृत करना था। अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद 565 रियासतों में से कई ने स्वतंत्रता के सपने भी देखे थे कि भाई अगर ब्रिटिश चलेगा तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, ना हम भारत के रहेंगे ना हम पाकिस्तान के रहेंगे। उन्होंने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के नए राज्यों में सर्वोपरि को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली की घोषणा से इस महत्वाकांक्षा को और बल मिला। एटली की घोषणा यह थी कि महामहिम सरकार ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार के लिए अपनी शक्तियों और दायित्वों को सौंपने का इरादा नहीं रखती है। हालांकि ब्रिटिशों ने अपने कथन से कुछ हद तक बदल भी दिए थे। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बिल पर अपने भाषण में एटली ने यह भी कहा था कि यह महामहिम की सरकार की आशा है कि सभी राज्यों को एक या दूसरे या ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर ही उचित स्थान मिलेगा। भारतीय राष्ट्रवादी शायद ही ऐसी स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं जहां आज़ाद भारत में सैकड़ों बड़े या छोटे स्वतंत्र या स्वायत्तता राज्य को किसी संप्रभुता खतरे में आ जाए। इसके अलावा राज्यों के लोगों ने 19वीं सदी के अंत से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग भी लिया तथा भारतीय राष्ट्रवाद की मजबूत भावनाओं को भी विकसित किया। अब भारत की रियासतों में प्रवेश किस तरह से हुआ, भारत में किस प्रकार से रियासतों का प्रवेश हुआ। 27 जून 1947 एक इंपॉर्टेंट डेट है। सरदार पटेल ने नवनिर्मित राज्य विभाग के अतिरिक्त प्रभार संभाला तथा वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया। तो दो लोग थे, वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल राज्यों के शासकों की संभवित घुसपैठ से भारतीय एकता को होने वाले खतरे से पूरी तरह से अवगत थे। उन्होंने उस समय मेनन से कहा कि स्थिति काफ़ी खतरनाक है, यदि हम इसे तुरंत और प्रभावी रूप से नहीं संभालते हैं तो शायद हमारी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता राज्यों के द्वारा छीन ली जाएगी। सरकार का दृष्टिकोण 3 विचारों द्वारा निर्देशित था। पहला, अधिकांश रियासतों के लोगों को स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना जो चाहते हैं उनके लिए। कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता देने के लिए सरकार समझौते करने के लिए भी तैयार थी। उनका विचार था कि बहुलता को समायोजित किए जाने और क्षेत्रों की मांग से निपटने के लिए एक लचीले दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। विभाजन की पृष्ठभूमि में राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं के एकीकरण और समेकन ने सर्वोच्च महत्व ग्रहण किया था। यानी कि जितना हो सके इंडिया को यूनाइटेड रखना है। ये नहीं कि बस यहाँ पे इंडिया है, दूसरी तरफ पैर रखा तो कुछ और देश शुरू हो गया, तीसरी तरफ उधर पैर रखा तो कोई और देश शुरू हो गया, ऐसे नहीं करना था। तो सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसी वजह से इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत बड़ा सरदर्द है
आप खुद ही समझ लो, आप अपने परिवार में ही खुद देख लो, कभी ऐसा हुआ है कि चाचा और मामा या जिनके बीच में आपको पता है जो बेसिक फंडामेंटल लड़ाइयाँ रहती हैं, आपने कभी देखा है कि सब एकीकृत होकर बैठ के एक टेबल पे कोई भी चीज़, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को लेके भी बात कर लेते हैं? बहुत मुश्किल होता है जब आप 4-5 लोग में नहीं कर सकते। तो आप समझ लीजिए कि 500 से ऊपर प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनसे आपको बात करनी थी, ये कहना था कि आपको अपना ऑटोनॉमी, आपको अपना राज्य छोड़ के भारत में आना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा सरदर्द था और कहीं कहीं यहाँ पे कैरेट और स्टिक की पॉलिसी फॉलो हुई थी, यानी कि डरा धमका के भी लिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे प्यार से भी लिया गया है। तो दोनों प्रकार से यहाँ पे हमने एकीकरण करवाया है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, इन्होंने रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उन्होंने रियासतों के शासकों के साथ बातचीत की और उन्हें भारत में शामिल होने के लिए राजी भी किया। पटेल ने बहुत सारी दावतों और आयोजन जहां उन्होंने राजघरों के मेहमानों से अनुरोध किया कि वे भारत के नए संविधान बनने में कांग्रेस की मदद करें। पटेल का पहला कदम उन रियासतों में अपील करना था जिनके क्षेत्र भारतीय क्षेत्रों के अंदर थे, मतलब जो इंटरनल स्टेट्स थे, जो बीच वाले सेंट्रल में उनको था, उन पे ध्यान था ज़्यादा। इससे उनके 3 विषयों अर्थात विदेशी संबंधों, रक्षा और संचार को भारतीय संघ में सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि इनसे देश के सामान्य हित प्रभावित होते हैं। फिर 15 अगस्त 1947 के बाद व्याकुल और अधीर लोगों को उनके द्वारा ना रोक पाने के खतरे की आशंका भी जताई। राज्यों को अराजकता और अव्यवस्था से निहित खतरों के विषय में एक अपील जारी भी की गई। महान कौशल और कुशल कूटनीति के साथ अनुनय और दबाव दोनों का उपयोग करते हुए सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को एकीकृत किया और फिर हम सफल रहे भारत एज अ कंट्री बनने में। अब कुछ रियासतें संविधान सभा में देशभक्ति, ज्ञान और यथार्थवाद के साथ शामिल हुई, लेकिन कुछ रियासतें अभी भी इसमें शामिल होने के पक्ष में नहीं थी। अब यहाँ पे माउंटबेटन से बात होने लगी। माउंटबेटन के चेंबर ऑफ प्रिंसेस के 25 जुलाई के भाषण में आखिरकार रियासतों को मना लिया गया। इसके बाद 3 रियासत को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने विलय के प्रारूप यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया। अब 9 नवंबर 1947 को 3 ऐसी रियासतें थी जो बिल्कुल हमारे हाथ नहीं आना चाहती थी। एक तो मैंने आपको यहाँ मैप में बता ही दिया था, फिर से बता देते हैं। कश्मीर का जो हिस्सा था, जूनागढ़ और जो हैदराबाद का हिस्सा था, इन तीनों में सबसे ज़्यादा सरदर्द हुआ था, ठीक है। तो अब क्या क्या सरदर्द थे वो उसको भी देख लेते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़े। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ सरदर्द था बहुत बड़ा। फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह भी कराया गया। इसमें जूनागढ़ के लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट दिए थे, सिर्फ और सिर्फ 91 वोट थे। जो गुजरात में जूनागढ़ का क्षेत्र है वो पाकिस्तान के साथ आना चाहता था। हिंदुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद जूनागढ़ पर मोहम्मद मुहाबत खानजी तृतीयक नामक एक मुस्लिम शासक का नियंत्रण था। जूनागढ़ के शासक ने इस तथ्य के बावजूद अपने राज्य को पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा भी की थी, लेकिन उसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती नहीं थी ना। अब जूनागढ़ आपके बहुत अंदर है, यहाँ पे अगर आप देखो कि जूनागढ़ यहाँ है, पाकिस्तान का इधर लगता है, तो किस प्रकार से होगा। पर घोषणा कर दी थी इन्होंने कि हम यहाँ पे रहेंगे। अगर मान लो यहाँ पे रहते तो पाकिस्तान इधर से भी इजीली हम पे हमला करवा सकता था, ठीक है। भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर सकती है। साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या जो कि 80% है, इस फैसले को स्वीकार भी नहीं कर रही थी। इस कारण भारत सरकार ने जनमत संग्रह से विलय के मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव दिया, क्योंकि वो जानते थे वोट हमारे ही फेवर में आने वाला है। इसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन व कोयले की आपूर्ति को भी रोक दिया, कि ये बेसिकली कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। यहाँ स्टिक दिखा रही थी कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको ब्लॉकेड दे देंगे, जो कि ब्लॉकेड दिया भी गया। एवं भारतीय सेनाओं ने मंगरोल एवं बाबरियावाड़ पर कब्जा भी किया। पाकिस्तान भारतीय सेनाओं की वापसी की शर्त के साथ जनमत संग्रह के लिए सहमत हो गया, लेकिन भारत ने इस शर्त को खारिज कर दिया। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए आमंत्रित भी किया। जूनागढ़ के दीवान सर शाहनवाज भुट्टो, सुप्रसिद्ध जुल्फिकर अली भुट्टो के पिता जो हैं, ने हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार को आमंत्रित करने का निर्णय भी लिया। फरवरी 1948 को जनमत संग्रह
मुजाहरा कराया गया जो लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में आया। फिर हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, ये हैदराबाद के नवाब थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतना झुक के प्रणाम कर रहे हैं। यह सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं सबसे समृद्धशाली रियासत थी जो दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर कर रही थी। अब इस रियासत की अधिसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी और साथ ही साथ जिस पर एक मुस्लिम शासक निज़ाम मीर उस्मान अली शासन कर रहे थे। इसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की थी, मतलब हैदराबाद ना भारत के साथ जुड़ना चाह रहा था ना पाकिस्तान के साथ, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। इसे जिन्ना की मदद से आश्वासन भी प्राप्त करवाया गया था। इस प्रकार हैदराबाद को लेकर कश्मकश में उलझते हुए रह गए हम लोग, मतलब इंडिया वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस कि जिन्ना ने समर्थन दिया है कि भैया आज़ाद रहो, ना हमसे मिलो ना भारत से मिलो, तो बड़ी बात थी। पटेल एवं अन्य मध्यस्थों के निवेदनों एवं धमकियों से निज़ाम ने मानस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उससे लगातार यूरोप से हथियार का आयात भी जारी रखा। ये यूरोप से हथियार भी मंगा रहे थे अपने आप को सशक्त करने के लिए। परिस्थितियां तब भयावह हो गई जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें भी शुरू कर दी। 13 सितंबर 1948 के ऑपरेशन पोलो, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया और 4 दिन तक सशस्त्र संघर्ष के बाद हैदराबाद हमारा हुआ, पुलिस एक्शन हुआ था बेसिकली। बाद में निजाम ने आत्मसमर्पण किया और फाइनली हम हैदराबाद को अपनी झोली में डाल चुके थे। भारत और कश्मीर, आज भी इस पे बहुत विस्तृत रूप से चर्चा होती है। भारत की आज़ादी के वक्त राजा हरी सिंह कश्मीर के महाराजा थे। पाकिस्तान कबायली ने के हमला किया 26 अक्टूबर को और हरी सिंह ने विलय संधि पर हस्ताक्षर किया। उससे पहले वो भी कश्मकश में थे कि हमको भारत के साथ जुड़ना है कि हमको आज़ाद रहना है। अगली सुबह भारतीय फौज ने कबायलियों को खदेड़ने का काम शुरू किया, पर हम पूरी तरह से कश्मीर को आज़ाद नहीं करा पाए। काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी चला गया है। मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद जम्मू और कश्मीर राज्य का नेतृत्व एक हिंदू शासक महाराजा हरी सिंह कर रहे थे। महाराजा ने भ्रम की स्थिति पैदा की और उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट मतलब यथावत जैसा बना है, परिस्थिति जैसी बनी है उसी प्रकार से बनी रहे। कश्मीर के महाराजा प्रमुख रूप से एक स्वतंत्र दर्जा बनाए रखना चाहते थे। हालांकि भारत के राजनीतिक नेताओं ने कश्मीर को एकीकरण स्वीकार करने में सक्षम बनाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सैनिकों एवं हथियारों से लैस आदिवासियों ने कश्मीर में घुसपैठ की और हमला किया। महाराजा ने भारत सरकार की मदद से बोला कि भाई हम आपके साथ मतलब वी आर रेडी कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर ले, विलय हो जाए। कुछ पॉइंटर्स हमारे पास रहेंगे, कुछ पॉइंटर्स आपके पास रहेंगे, जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर भारत का हिस्सा इसके बाद बन गया। इसके तहत संचार, रक्षा एवं विदेशी मामले में भारत सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में इसको लाया गया। 5 मार्च 1948 को महाराजा हरी सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की, जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने। 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई एवं 31 अक्टूबर 1951 में इसको पहली बार बैठक भी की। 1952 में माफ़ कीजिएगा, दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर एक विशेष दर्जा भी प्रदान किया गया। आर्टिकल 370 आप लोगों ने सुना ही होगा। 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर के संविधान ने भारतीय संघ के साथ विलय का अनुमोदन भी किया। अब भारत के अलावा कौन से देश ऐसे हैं जो 15 अगस्त को भारत के साथ अपना इंडिपेंडेंस डे साझा करते हैं? दक्षिण कोरिया ग्वांगबो कजेओल दिवस मनाता है इस दिन, जिसका अर्थ है प्रकाश का पुनर्स्थापन दिवस, जो 1945 में जापानी शासन के अंत का प्रतीक है। उसी के साथ उत्तर कोरिया भी बना था। इसके बाद ये देखिए बहरीन का इलाका है जो ये 1971 में बहरीन ने असल में अपना इंडिपेंडेंस लिया था, ब्रिटेन से अलग हुआ था, ब्रिटिश शासन चल रहा था, स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त को। वैसे ही अपना राष्ट्रीय दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, कॉन्गो गणराज्य अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, जो 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ था। ये अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा लिक्टेनस्टीन ये भी है, 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो कैथोलिक चर्च में राष्ट्रीय अवकाश का और ग्रहण का पर्व दोनों ही हैं। ठीक है, तो ये सारी कंट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो हमारा डिस्काउंट चल रहा है फॉर इंडिपेंडेंस डे एंड निर्मल सर्स बर्थडे
उत्कर्ष क्लासेस का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जो कोर्स आपको अपने लिए बेस्ट लगता है, कोई भी कोर्स ऑनलाइन है, कोई भी बुक्स हैं जो आपको लेनी है, आपको फ्लैट 78% तो मिलेगा ही डिस्काउंट, उसके अलावा आपको 13% अप टू 13% का ऑफ भी मिलेगा। ये NG13 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो जल्दी इस पर्टिकुलर डिस्काउंट का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द उत्कर्ष क्लासेस का पार्ट बने। थैंक यू सो मच एवरीवन।